नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेसरी क्लासेस में। जहां पर आज का हमारा जो विषय है वो है भारतीय राज व्यवस्था, या हम इसे इंडियन गवर्नेंस कह सकते हैं। जिस तरीके से भारत का विधि शासन इसकी प्रणाली चलती है, ठीक है। और इसी को हम किस रूप में देखते हैं, भारतीय राज व्यवस्था के तौर पर, इंडियन पॉलिटी। और इसके बारे में जो हमारा अधिकांश वर्णन है हमारे कहाँ पर मिलता है, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी, उसका शासन यहाँ भारत में आकर शुरू हो चुका था। आई थी व्यापार करने के लिए और काम क्या करने लगी थी, भारत में शासन करने लगी थी, क्षेत्राधिकार करने लगी थी, युद्ध करने लगी थी। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसके क्षेत्राधिकार को एक क्षेत्र प्रदान करने के लिए उन्हें कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुछ क्षेत्र अधिकार दिए गए, जिसके तहत हमने देखा कि कुछ रेगुलेटिंग एक्ट उनके द्वारा रिलीज किए गए थे। और फाइनली हमारा जो ब्रिटिश सरकार है भारत में, फिर उसका आगमन होता है। तो हमने जो पीछे से कुछ हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखे थे, तो उनको एक बार हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे। सबसे पहले हमने कहा था कि 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये हमने देखा था। और भारत में फिर इसके द्वारा क्या होता है, व्यापार किया जाता है, व्यापार करने के लिए आती है। और धीरे धीरे इसने क्षेत्राधिकार शुरू कर दिया था। तो उसको देखते हुए यहाँ पर इसने कई सारे हमारे युद्ध लड़े थे, जिसमें आपने देखा था 1757 का प्लासी का युद्ध, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा था, प्लासी का युद्ध। फिर आप देखते हैं इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है, आपने बक्सर का युद्ध देखा। और फिर आप पाते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए थे। जिसमें हमने सबसे पहले देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग अधिनियम, विनियामक अधिनियम कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, 1784 में विलियम पिट्स वहां के प्रधानमंत्री थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, हमने देखा था। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, 1833 का चार्टर आता है, जिसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। फाइनली हमारा 1853 का, इसे ध्यान से देख लें, 1853 1853 का फाइनल चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भारत में चार्टर एक्ट के बाद हम देखते हैं 1857 की क्रांति होती है, और भारत में बहुत बड़ा हमारा क्रांति का जो एक शुरुआती दौर था वो शुरू होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है। इसमें आपने देखा, इसके बाद क्या देखा आपने, 1857 की क्रांति। और भारत में शासन करने में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रही थी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में विफल। और इसी को देखते हुए फिर भारत में कौन आता है, ब्रिटेन की सम्राज्ञी, ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश सरकार, उसकी भारत में क्या होता है, आगमन या प्रवेश शुरू होते हैं। और उन्हें भारत में प्रवेश के लिए भारत शासन अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। और भारत शासन अधिनियम को देखते हुए कुछ उन्होंने ऐसे नियम, ऐसे प्रणाली भारत में जो आपने देखा कि असंतोष फैला हुआ था, उस असंतोष को शांत करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट निकाले। और इनमें आप देखते हैं कि इसी समय पर जब आप बात कर रहे हैं किसकी, हमारा 1773 का चार्टर है, रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन रहा था। और इसी पद को फिर क्या होता है, 1833 के अधिनियम में इसे क्या कहा जाता है, भारत का गवर्नर जनरल।
और आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी लिखेंगे। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए, जो भारत में सुप्रीम जो अधीक्षक हुआ करता था, सबसे ऊपर सर्वोच्च जो सर्वे सर्वा हुआ करता था, वो होता था हमारा कौन? गवर्नर या गवर्नर जनरल। पहले वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ करता था, जिसके अधीन मद्रास और हमारा बंबई का क्षेत्र दिया गया था। फाइनली फिर ये कहा आ जाता है, भारत का इसको सर्वे सर्वा दे दिया जाता है। तो फिर 1857 की जैसी ही क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद भारत में प्रवेश किसका होता है, आगमन किसका होता है? ब्रिटिश सरकार का। तो जैसा कि हमने देखा था, अभी तक भारत में जो शासन था किसके अधीन चल रहा था? कंपनी के अधीन चल रहा था। अब ये शासन कंपनी से किसके पास आ चुका है? ब्रिटिश क्राउन के पास या ब्रिटिश महारानी के पास। तत्कालीन हमारे जो विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया थी, उनको क्या किया गया? भारत की महारानी अब उन्होंने अपना क्षेत्र में नाम रख दिया। ठीक है ना? अब भारत में शासन किसका चलेगा? ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश सरकार का, क्राउन कह सकते हैं उनको। तो उनका भारत में क्या चलता है? शासन शुरू होता है। तो शासन शुरू करने से पहले जब उन्होंने इनसे पहले देखा था, वो भी तो ब्रिटिशर ही थे, जो कंपनी भारत में आई थी। तो वो जो कंपनी भारत में आई थी, उसने भारत में असंतोष फैलाया था। तो इनका कर्तव्य बनता है कि भारत में फैला हुआ असंतोष को शांत कराना। तो इनके द्वारा कहा गया कि यदि भारत में असंतोष फैल रहा है, तो उस असंतोष को शांत कराने के लिए हम आपके साथ हैं। कौन? ब्रिटिश क्राउन। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक भारत परिषद का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? भारत परिषद को इंडियन काउंसिल। ठीक है? तो भारत परिषद का निर्माण किया गया। तो भारत परिषद का निर्माण किया गया, तो इसके अंदर क्या किया गया था? 15 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। ठीक है? निर्माण किया, और ये 15 सदस्यीय समिति थी। इसके अंदर कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्यीय समिति थी। ठीक है ना? और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? चार्ल्स वुड। ये ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि पहला जो हमारा ये कौन है? पहला अध्यक्ष है। तो पहला अध्यक्ष हमारा कभी भी महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत परिषद का निर्माण किया गया था, भारत में लोगों को बताने के लिए कि यदि आप पर ब्रिटिश सरकार से जो पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका कोई दबाव अगर रहा, तो आप उसकी शिकायत सबसे पहले कहाँ कर सकते हैं? भारत परिषद में। और भारत परिषद आपकी जो सारी बातें हैं वो ब्रिटिश सरकार को बताएगा भारत से, और जिसकी स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। और उसका जो अधीक्षक हुआ करता था, अध्यक्ष हुआ करता था, वो भारत में इसके साथ रहेगा। और ये किसके साथ रहता था? भारत के हमारे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब वह गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, उस गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, उसको भी परिवर्तित कर दिया। तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था, उसको किस में परिवर्तित कर दिया? वाइसरॉय में परिवर्तित कर दिया। उस समय तत्कालीन जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। तो लॉर्ड कैनिंग का जो पद था, वो गवर्नर जनरल का था, उसी को परिवर्तित करके अब क्या कहलाया जाएगा? वाइसरॉय कहा जाएगा। ठीक है ना? तो भारत का, अब यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना बच्चों? यहां पर हमने देखा कि भारत का पहला वाइसरॉय नियुक्त कर दिया महारानी ने, जो कि किसके साथ रहेगा? हमारे जो भारत परिषद हुआ करता था, भारत परिषद के सदस्य के साथ बैठने वाला कौन था? अब हमारे भारत का वाइसरॉय था। इसी के साथ आप याद कीजिए 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ बीओडी और बीओसी का फॉर्मेशन किया गया था, कि कंपनी के काम अलग होंगे और शासन के काम अलग होंगे। तो बीओडी का काम हुआ करता था क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि व्यापार को देखना, और बीओसी का काम क्या हुआ करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन को देखना। तो इसी के लिए इस अधिनियम में बीओसी और बीओडी और बीओसी का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया था। अब भारत में कोई कंपनी है ही नहीं, केवल हमारी सरकार चल रही है, तो ये बीओडी और बीओसी करेंगे क्या? सारा शासन तो देखना ब्रिटिश क्राउन नहीं है। तो इसीलिए बीओडी और बीओसी को भी क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था। पूछा जाता है कि बीओडी का जो निर्माण है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अंत किसके साथ किया जाता है? 1858 के भारत शासन अधिनियम के साथ। और यहाँ पर जब भारत में जब ये विद्रोह जना था, तो उस समय उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उस समय भारत में कहा गया था कि मुगल सम्राट जो है वो भारत में असंतोष फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उसी के साथ जो हमारा मुगल सम्राट का पद हुआ करता था, इस अधिनियम के साथ समाप्त कर दिया जाता है। इस पद को ही अंत कर दिया जाता है। तो जो हमारा इस पद का अंत करने के बाद हमारा अंतिम मुगल कौन था? अंतिम मुगल कौन था? वो थे हमारे बहादुर शाह जफर।
ध्यान दीजिएगा, नोट करके इसको भी लिख लेना। अंतिम मुगल कौन थे, कई बार पूछा गया है, बहादुर शाह जफर को। और इन्हें बच्चों कैद कर लिया गया था और इन्हें रंगून जेल भेजा गया, रंगून जेल डाल दिया गया। इनकी फिर 1862 में वहीं रंगून जेल में क्या हो जाती है, निधन, वहां इनका निधन हो गया था। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो ब्रिटिश क्राउन का शासन है, दूसरा उन्होंने भारत परिषद का निर्माण किया, तीसरा हमने कहा कि भारत के जो गवर्नर जनरल है उनके पद को वायसरॉय में परिवर्तित कर दिया, अगला हमने कहा कि बीओडी और बीओसी का अंत कर दिया गया, फाइनली हमने कहा कि मुगल पद जो हुआ करता था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा अगला भारत शासन अधिनियम निकलता है 1861 में, जिसके तहत हमने देखा कि भारत में एक विभागीय प्रणाली, जैसे आप अभी मंत्री परिषद देखते हैं, हमारे विभाग देखते हैं, जैसे आप देखते हैं दूरसंचार विभाग है, हमारा विदेश मंत्रालय है, तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, अभी तो कई जगह पर आपको पोर्टफोलियो सिस्टम देखने को मिलेगा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली का जो शुरुआत है वो कब से होती है, 1861 के अधिनियम में। इससे पहले फिर उसके बाद क्या होता है, वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की क्या देगी, शक्ति देगी। अच्छा सर, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता क्या है? अध्यादेश एक ऐसा कच्चा कानून होता है जो किसी कार्यकारिणी के सदन न चलने के काल में चलती है। ठीक है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को भी वर्तमान समय में दी गई एक शक्ति है। यदि भारत में हमारे पार्लियामेंट्री जो सदन है, हाउसेज हैं, नहीं चल रहे हैं, न लोकसभा न राज्यसभा, और उस समय भारत में कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई है कि भारत के सरकार के द्वारा कोई ना कोई नियम निकालने की आवश्यकता है और सदन तो चल नहीं रहा है, तो कार्यकारिणी ही नहीं है, तो सदन में नियम बनाएगा कौन? तो इस समय में या इस काल में राष्ट्रपति को वर्तमान में हमारा क्या दी गई है, अध्यादेश की शक्ति दी गई है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है बच्चों, हमारे 1861 के भारत शासन अधिनियम से होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारा कच्चा कानून। ठीक है, कच्चा कानून। और तो उसमें वायसरॉय को ये कहा गया था कि आप अध्यादेश निकाल सकते हैं किसी भी आपातकालिक स्थिति में, और इसका जो समय रहेगा, किसका, अध्यादेश का समय रहेगा वो 6 माह का रहेगा, क्योंकि 6 माह के विदिन कहीं ना कहीं तो कार्यकारिणी आई जाएगी ना, तो 6 महीने में कार्यकारिणी आएगी। तो अगर वह हमारा अधिनियम बनाने लायक होगा, एक्ट बनाया जा सकता है, तो उसे लोकसभा और राज्यसभा के सदनों से पारित करके अंत में उसे क्या बना दिया जाएगा, अधिनियम बना दिया जाएगा। वरना 6 महीने तक अगर वो पास नहीं होता है तो स्वतः ही रद्द हो जाता है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत होती है हमारी कहां से, 1861 के भारत शासन अधिनियम से। और इसके साथ में एक आपको एडिशनल फैक्ट बता दूं कि 1861 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था, इससे पहले 1860 में क्या होता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन द्वारा क्या हुआ, बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण वर्तमान में कहते हैं, आर्टिकल 112 में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कब इसकी शुरुआत होती है, 1860 में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद करके लिखिएगा। तो प्रस्तुत किसने किया, जेम्स विल्सन ने किया। और कब किया गया, तो 1860 में किया गया था। और हमारे 1861 के अधिनियम में विभागीय प्रणाली शुरू और अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और बच्चों फिर उसके बाद एक विशेष तौर पर अधिनियम निकाला गया, जिसके तहत ये कब निकाला गया, 1873 में निकाला गया था। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है या ईस्ट इंडिया है, जो औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली इसको क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, एंड कर दिया गया था। अब हमारी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई संस्था वर्तमान में इसके बाद फिर अस्तित्व में ही नहीं रही। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि हमारे जो भारत के लिए लाभकारी कुछ और नियम निकाले गए थे। तो ब्रिटिश की जो महारानी थी या ब्रिटिश सरकार है, उसके द्वारा एक दोबारा से निकाला गया 1892 में भारत शासन अधिनियम, जिसमें कहा गया था कि भारत में एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या होगी, शुरुआत होगी। इसको क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को, इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट
इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, जैसे अगर मैं अभी वर्तमान समय की बात करता हूं तो हमारे द्वारा जब एक वयस्क हमारी आयु हो जाती है जो कि 18 वर्ष की है, यदि 18 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर दी है तो उसके बाद आप वयस्क हो जाते हैं, तो आपको वोट करने का क्या है, अधिकार प्राप्त है, मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो उसके अपनी अधिकारिता के तहत आप जिसको वोट देंगे और जिस वोट के तहत हमारा जो सांसद है या विधायक है हमारे द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं, चयन किया जाता है जिनका हमारे मतदान प्रणाली के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो वो तो हमारा प्रत्यक्ष मतदान हो गया। परंतु वे सदस्य जिनमें हम प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते हैं, जिनके चुनाव में हम हमारे द्वारा भागीदारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जैसे आप बात करें अभी वर्तमान में, इसका कोई उदाहरण क्या रहेगा सर, तो इसका उदाहरण है हमारे भारत के राष्ट्रपति का मतदान। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा अभी क्या कर दिया गया है, रिजाइन दे दिया गया है। ठीक है, तो उनका जो पद है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है सर, हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा जिनका चयन किया जाता है वह प्रणाली क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1892 के अधिनियम से हुई। ठीक है ना, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सांसद का भी क्या होता है, इसी प्रकार का निर्वाचन होता है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या हुआ, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था। मतलब आप उनमें बात कर सकते हो कि किस बजट को कितना वित्त कहां पर किस तरीके से हमने जारी करना है, किस बजट की प्रणाली किस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो बजट पर विचार विमर्श की शुरुआत होती है, जो हमने 1860 में कहा था ना कि बजट प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद बच्चों भारत में आपने देखा होगा कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के कौन क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। तो जैसे ही वो गवर्नर जनरल बनते हैं तो भारत में उन्होंने 1905 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था जिसे हम जानते हैं बंगाल विभाजन के रूप में। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जैसे ही 1905 में क्या कर दिया गया था उनके द्वारा, बंगाल विभाजन, सेपरेशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का क्या कर दिया गया था, 1905 में बंगाल विभाजन। और आपने ये भी देखा होगा कांग्रेस के 1907 का जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन था, या इसको सूरत अधिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिवेशन। इसमें क्या हो गया, कांग्रेस दो भागों में बट गया। ठीक है, कैसे, एक तो गरम दल और एक नरम दल। इसको देखते हुए इनके द्वारा क्या किया गया था कि भारत में एक अधिनियम निकाला गया। कौन सा, 1909 का अधिनियम निकाला गया, भारत शासन अधिनियम। इसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, और मार्ले यहां पर क्या थे, भारत सचिव। ठीक है, और हमारे मिंटो क्या थे, वायसरॉय। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इनके द्वारा एक भारत शासन अधिनियम निकाला जाता है जिसके तहत सबसे पहले भारत का, जिस तरीके से आपने विभाजन देखा, क्या देखा कि भारत में सबसे पहले बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा था उसमें कि जनसंख्या बढ़ रही है, शासन प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, तो उसे देखते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, बंगाल में विभाजन करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बंगाल विभाजन के करते हुए फिर उसके बाद देखते हैं हम कांग्रेस में गरम दल नरम दल भी बनता है, और इसी के बीच में क्या होता है, 1906 में हमारे मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ढाका में, है ना। तो ये कुछ सिनेरियो देखकर क्या होता है, इनके द्वारा कहा जाता है कि ठीक है, भारत में अब भारत को तोड़ा जाए, भारत को तोड़ने की विधि आती है। तो मुस्लिम संप्रदाय के लिए क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है ना, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम ये शुरू होता है।
ठीक है, फॉर द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, स्टैब्लिश किया जाता है। और यहीं पर कहा जाता है कि अब हम बजट जो हमारा प्रस्तुत हो रहा है, इस पर पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी हमें क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। इसी को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, द राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ये किसमें दिया गया था, हमारे 1909 के भारत शासन अधिनियम में। बच्चों यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में भारत का सचिव कौन था, तो सचिव था मार्ले, और मिंटो हमारे क्या थे, भारत के वायसरॉय थे। ठीक है ना। और अगला इसमें क्या कहा गया, वायसरॉय की कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव में शामिल प्रथम भारतीय, उस समय एक भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, वो क्या हुए थे, विधि सदस्य के रूप में वायसरॉय की कार्यकारिणी में शामिल हो चुके थे। ठीक है ना। जिनका काम जो किस तरीके से सदस्य थे, तो लॉ मिनिस्टर, विधि सदस्य। ठीक है, लॉ मिनिस्टर इंग्लिश में कहा जाता है इनको, विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो जिस तरीके से उन्होंने भारत में पहली बार इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट किया था, तो मिंटो जो कि भारत के उस समय तत्कालीन वायसरॉय थे, उन्होंने क्या कहा इसे कि भारत में हम क्या कर रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, और जिसका फल क्या होगा, भीषण होगा। तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, नोट करके कथन लिख लीजिए, किसका, भारत के जो वायसरॉय थे, कौन, मिंटो, लॉर्ड मिंटो। तो इनका कथन क्या था, अब हिंदी में भी देखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जब किसी के कथन को हम फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल भीषण होगा। ठीक है, जिसका फल क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वेरी डिजास्टरेबल होंगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे लॉर्ड मिंटो ने पहले ही बोल दिया था, और गांधी जी ने इसे क्या कहा था, गांधी जी ने कहा सर्वनाश करने वाला अधिनियम। क्या कहा था, करने वाला अधिनियम। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्या, 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें मार्ले और मिंटो के द्वारा क्या किया गया था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें भारत को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। भारत के जितने भी सदस्य थे वो क्या हो चुके हैं, मन मुटाव, आपसी मतभेद और धार्मिक घृणा एक दूसरे के लिए उन्होंने प्रदान करने के लिए क्या कर दिया था, एक हमारा मुस्लिम संप्रदाय के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम कर दिया, बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया था। और उसी के बाद क्या होता है, भारत के जो एक भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, उनके द्वारा एक विधि सदस्य के रूप में हमारे 1909 के भारत शासन अधिनियम में शामिल हुआ गया। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी हमारा 1919 का कल हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, जिसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण हमारे बिंदु आने वाले हैं कि किस तरीके से राज्य में दोहरे शासन की शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण आगे हमारे भारत शासन अधिनियम आने वाले हैं। इसके बाद साइमन कमीशन आएगा भारत में, ठीक है, स्थापना 1927 में, और भारत में आगमन 1928 में होता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका भारत के संविधान पर बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, और यहीं से हमने भारत के संविधान में 250 से अधिक जो अनुच्छेद हैं उन्हें हमने ग्रहण किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट में आप ज़रूर नोट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।